और इस वक्त हमारे साथ सीधा आज तक पर जुड़ रहे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, हैदराबाद से आए, बिहार पहुंचे, बिहार में हाथ पकड़ लिया RLSP का, उपेंद्र कुशवाहा का, गठबंधन इस बार बना लिया कुशवाहा और मायावती के साथ। रोल क्या है आपका बिहार की पॉलिटिक्स में? MIM जनाब कुशवाहा साहब के साथ अलायंस में है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी है, देवेंद्र प्रसाद यादव साहब की पार्टी है, राजभर साहब की पार्टी है और दीगर दो पार्टीज़ हैं। हम इन तमाम का हिस्सा हैं डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस का, और हम तमाम मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि बिहार की जनता को एक विकल्प चाहिए, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार और बीजेपी के वो बिहार की जनता तंग है। फिर RJD के 15 साल, उससे भी आवाम तंग है। तो हम लोग इस वैक्यूम को फिल करेंगे और बिहार की जनता को अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलेगा। और सही मानों में जो बिहार की जनता के बुनियादी और कॉन्क्रीट मसले जो अभी तक हल नहीं हुए, उसको हम हल करने का वादा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए, नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते खराब हुए। उपेंद्र कुशवाहा का हाथ थामने का मतलब क्या? महागठबंधन में कोई आपको साथ लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए जो दिखा उसी के साथ आप साथ हो लिए। उपेंद्र कुशवाहा से हाथ मिलाने की वजह क्या है? देखिए, ये दोनों भी जो अलायंसेस हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी, RJD, कांग्रेस, इसको बिहार की जनता ने आजमा कर देख लिया और ये सरासर नाकाम साबित हुए। बिहार की जनता की उम्मीदों पर नहीं उतरे, बल्कि इन दोनों ने बिहार की जनता से वोट लेकर उनको धोखा दिया और उनके कोई प्रॉब्लम्स को हल नहीं किया। इसीलिए हमारा मानना ये है कि एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो आज कुशवाहा साहब के लीडरशिप में सामने आया है, हम ये समझते हैं कि हम एक अच्छा गवर्नेंस देंगे। और साथ ही साथ ये बात समझने की ज़रूरत है कि पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में RJD और कांग्रेस ने बीजेपी को, NDA को हराने में सरासर नाकाम साबित हुए। तो हम बिहार की जनता को यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। और ये इस चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार को घर में बिठाएगी और बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि इस चुनाव के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। इसीलिए बिहार की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि पिछले चुनाव में, असेंबली के चुनाव में 5 साल पहले उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, मगर उनको धोखा दिया गया, झूठ बोलकर उनको वोट हासिल किया और नीतीश कुमार और कांग्रेस, RJD इसमें नाकाम साबित हुए और बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता न सिर्फ हमको अपने वोट से बल्कि अपनी मोहब्बत से और अपने आशीर्वाद से नवाजेगी। लेकिन देखिए, अगर हम NDA की बात करें तो NDA ने तो ओवैसी साहब साफ कह दिया है, खुलकर कह रहे हैं, बल्कि आप किसी बीजेपी प्रवक्ता से भी यहाँ बात कीजिए तो सीधे कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमारे मुख्यमंत्री। वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, वो तो NDA आया मतलब नीतीश कुमार आए। देखिए, मैं आपसे जो बात कहा हूँ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये बिहार की जनता के दिलों तक पहुँच चुकी है। बिहार की जनता भी देख रही है कि किस तरह बीजेपी वहाँ पर अपना चुनाव लड़ रही है और किस तरह बीजेपी खामोशी से नीतीश कुमार को सियासी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर करके रख देगी। और इसीलिए हम बिहार की जनता से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। RJD कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये एक सीट पर कामयाब है और वो भी MIM का कैंडिडेट था अख्तर उल ईमान, जो बिहार के हमारे अध्यक्ष हैं। अगर वो 3 लाख वोट हासिल नहीं करते तो वो सीट पर भी, किशनगंज की पार्लियामेंट सीट पर कामयाब नहीं हो सकते। यकीनन ये बीजेपी RSS की पूरी ज़मीन पर एक कोशिश चल रही है। एक पुराना आरोप है जिस पर आप हर बार चुटकी लेकर दिलचस्प जवाब देते हैं, लेकिन चुनाव दर चुनाव ये सवाल आपका पीछा करता है। तो लीजिए, फिर आ गया आपके सामने। कांग्रेस कह रही है आप बीजेपी के प्लान B है, टीम B है, आप वोट कटवा पार्टी है उनके लिए। नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना वो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, उतने ज़्यादा मेरी हिम्मत और हौसले में इजाफा होगा, उतना ज़्यादा बिहार की जनता, ख़ास तौर से सीमांचल के
वो लोग जो आज इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, उनकी हिम्मत और हौसले में और उनकी ज़िद में और इजाफा होगा। क्योंकि अगर बिहार के पार्लियामेंट के चुनाव में आप सिर्फ एक सीट जीतते हैं, और मैं तो एक किशनगंज लड़ा, तो वोट कटवा कौन साबित हुए? कहाँ गया आरजेडी का वो रिवायती वोट, कहाँ गया कांग्रेस का रिवायती वोट? और महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद की 23 साल के बाद शिवसेना से वो सीट जीती, और आज महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस सत्ता में है। तो क्या ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं कि वो जो लिख के दे दें वो सेकुलर हैं, जो नहीं लिख के दें कम्युनल हैं? तो हम इन चीज़ों की फिक्र नहीं करते, बल्कि जितना इल्ज़ाम लगाएंगे उतना बिहार की जनता और जागरूक होगी और वो कहेगी कि हाँ, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा सवाल ये है कि आपने एक जो गठबंधन बनाया है उसका लक्ष्य क्या है? क्या आपको लगता है एनडीए, महागठबंधन इनको चुनौती दे पाएंगे? देखिए, इस चुनाव में नीतीश कुमार, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, ये एक सिक्के के दो रुख हैं। ये बिहार की जनता ने उनको आजमा लिया है। ये इन दोनों में ना उतनी ताकत है, ना उतना पॉलिटिकल या फिर डेवलपमेंट का विजन है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि बिहार की जनता कुशवाहा साहब और देवेंद्र प्रसाद यादव बीएसपी, और हम जिसमें है वो राजभर साहब, वो अलायंस को वो लोग सपोर्ट करें, क्योंकि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या नीतीश कुमार हो, या बीजेपी हो। और आप देखते हैं कि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इनका कोई काम नहीं रहा। तो हमारी कोशिश पूरी ये होगी कि हम इस अलायंस के तमाम दीगर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए काम करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे सीमांचल हो या फर्स्ट फेज सेकंड फेज में हो, वहाँ पर हम कैंपेन करेंगे उनकी कामयाबी के लिए। ओवैसी साहब, आप क्या वादा कर रहे हैं लोगों के सामने? आप क्या रख रहे हैं? यहाँ तो कहीं नीतीश का निश्चय है, तेजस्वी का प्रण पत्र है, 10 लाख नौकरी वो देंगे, तो बीजेपी लेकर आई है मैनिफेस्टो और वो कह रही है कि हम तो 19 लाख नौकरी देंगे। बिजली, सड़क, पानी, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। आपके पास क्या है? देखिए, मैं बार बार यही बात को कह रहा हूँ कि बिहार की जनता जानती है कि जब आरजेडी के 15 साल थे, उनको सत्ता मिली, 7.5 साल जनाब लालू प्रसाद यादव साहब और 7.5 साल मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा, तो इनके दौर में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। वो 15 साल तो जंगल राज के नाम से मशहूर हो गया। वो 15 साल में किडनैपिंग, गुंडागर्दी और क्या क्या नहीं होता था। फिर नीतीश कुमार के 15 साल आप देख लीजिए कि क्या बोलते हैं नीतीश कुमार, क्या डेवलपमेंट हुआ। आप बिजली की बात करते हैं, बिजली तो एक भारत की जनता के लिए एक फंडामेंटल राइट है। आपने बिहार में कितने इंडस्ट्रीज लेके आए? भारत सरकार के एमएसएमई डिपार्टमेंट ने कहा कि 25 इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश में, जिसमें से 15 तो बिहार के हैं। आप बताइए फिर कौन सा डेवलपमेंट है? आप सबसे ज़्यादा जो टीचर्स की वैकेंसी है बिहार में है। सबसे ज़्यादा अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो नंबर 1 स्टेट बिहार है। 33% बिहार की जनता तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज का शिकार होती है। तो कौन सा काम किया? सीमांचल में चले जाइए, बिहार में जो लिटरेसी रेट है उससे कम सीमांचल का लिटरेसी रेट है। आप बताइए, हर सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स पर नीतीश कुमार नाकाम साबित हुए। और फिर नीतीश कुमार ये क्यों जवाब नहीं देते? वो जो मोदी ने 5 साल पहले अनाउंसमेंट किया था 20 लाख करोड़ का, कहाँ गया वो भी टाइम हो गया। आज निर्मला सीतारामन कहती हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले बिहार की जनता को कोविड का वैक्सीन देंगे। क्या इनको इतना भी एहसास नहीं है कि भारत में संविधान में इंसान की जिंदगी बचाना एक फंडामेंटल राइट है? आप क्या इसको लॉलीपॉप की तरह लहरा रहे हैं बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने? क्या आप हमको कामयाब करिए? अरे भाई, आपकी गलत लॉकडाउन की वजह से 1,17,000 भारत के लोगों की जानें चली गई। 75 लाख लोग कोविड का शिकार हो गए। और आज आप इतनी गंदगी करते हैं, इतना नीचे गिरते हैं एक चुनाव के लिए कि अगर हम जीतेंगे तो आपको वैक्सीन देंगे। अरे, आपकी जिम्मेदारी है, आपको तो बोलना यह चाहिए था कि हर स्टेट में भारत के हर सिटीजन को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में वैक्सीन देगी। और आप इंसान की जानों से खेल रहे हैं। आप तो ये नीतीश कुमार जो
अपने कोटा से स्टूडेंट्स आने को तैयार नहीं था। एक बीजेपी के एमएलए ने अपने स्टूडेंट को ला लिया, नीतीश कुमार इजाजत दे दिए। पूरे देश से 32 लाख माइग्रेंट लेबरर्स बिहार को वापस आए, नीतीश कुमार उनको लेने तैयार नहीं थे, जब इनको याद नहीं है कोविड। अफसोस की बात है कि राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और बीजेपी को, नीतीश कुमार को समझना चाहिए, आप इसको एक सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या बताइए, अगर कल सत्ता आप नहीं आएंगे तो क्या आप नहीं देंगे वैक्सीन बिहार की जनता को? हम तो रोकेंगे आपको। आपको तो ये कहना चाहिए था कि आपकी हमारी ड्यूटी है, हम हर भारत के बाशिंदे को, सिटीजन को, चाहे बिहार का हो, कहीं का भी हो, मगर इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, मगर उसको फिक्र ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, कोरोना वायरस बिहार के लिए मुद्दा है या नहीं है? यहाँ पर तो जनता, जहाँ मैं आरा में कर रही हूँ, सभी भूल गए हैं, लेकिन बीजेपी ने बुला लिया है। कोरोना की वैक्सीन आई नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गई, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है मुफ्त टीका देंगे अगर हम सत्ता में आए। कोरोना वायरस से ज्यादा इनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन, आज मोदी सरकार ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन जो शुरू किया था, वो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये गलत है। अगर बीजेपी और नीतीश कुमार ये फैसला करते कि भाई हम लॉकडाउन 7 दिन के बाद करेंगे, उससे पहले हम पूरे बिहार के माइग्रेंट लेबरर्स को वापस बुला लेते हैं। जब ट्रेन चलाते आप, जब उनकी जान बच जाती। आज बिहार में कोविड या पूरे देश में कोविड इतना नहीं फैलता, मगर क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप को एक बहुत बड़ा विज्ञान समझते हैं, उन्होंने 4 घंटे में ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन, और फिर लॉकडाउन खोलने के लिए 8 दिन दिए। तो यही तो गलत बात है। यकीनन कोविड एक इशू रहेगा क्योंकि इनकी गलतियों की वजह से। और फिर आज का बीजेपी का अनाउंसमेंट कि आप हमको सत्ता में लाइए, हम वैक्सीन देंगे। क्या बात है बताइए? क्या आप इलेक्शन में आप जीतेंगे वैक्सीन देंगे? क्या राइट टू लाइफ, एक भारत के बाशिंदे की, सिटीजन की लाइफ बचाना क्या मोदी का काम नहीं है? क्या मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे सत्ता दो, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा? बताइए फिर एक गरीब भारत के सिटीजन की जान की कीमत क्या है? क्या आपकी सत्ता मेरी जान से बढ़ के है किसी गरीब की या भारत के सिटीजन की? अफसोस होता है इनके इस ऐलान पर। और बिहार की जनता देख रही है, बड़ी शुरू जनता है, इसका जवाब देगी उनको इलेक्शन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका असदुद्दीन ओवैसी जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।